हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने हिस्ट्री पार्ट में यूनिफाइड इटली के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की अजीब दास्तान, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की अजीब दास्तान। द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट, some scholars have argued, is ग्रेट ब्रिटेन। कुछ विद्वानों ने यह तर्क दिया है कि नेशन स्टेट्स का जो मॉडल है या आदर्श जो है वो ग्रेट ब्रिटेन है। नेशन स्टेट्स का मॉडल स्कॉलर्स ने ब्रिटेन को दिया है कि राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ ए सडन अपहेवल और रिवॉल्यूशन। ब्रिटेन में नेशन स्टेट्स का निर्माण अचानक कोई क्रांति का परिणाम नहीं था। यानी ये जो इसको मॉडल का है ये अचानक किसी अपहेवल और रिवॉल्यूशंस का रिजल्ट नहीं था। इट वाज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रान आउट प्रोसेस। ये एक लंबी चलने वाली प्रोसेस का हिस्सा था। There was no British nation prior to the 18th century. 18th century के पहले ब्रिटिश राष्ट्र था या नहीं। The primary identities of the people who inhabited the British isles were ethnic ones. ब्रिटानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग जिनमें कौन कौन थे, सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। इसमें रहने वाले ये जो लोग थे इनकी मुख्य पहचान जो थी वो एथेनिक थी, यानी जातीय आधार पर उनकी पहचान थी। नर जातीय, जिसको हम एथनिक कहते हैं, जाति से संबंधित। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। इन सभी एथनिक ग्रुप्स की अपनी कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थी। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टीडली ग्रू in wealth, importance and power, लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश नेशंस की वेल्थ में, इम्पोर्टेंस में, पावर में वृद्धि हुई, it was able to extend its influence over the other nations of the islands. वैसे वैसे वह द्वीप समूह के अन्य नेशंस के ऊपर अपना डोमिनेंस बढ़ाने में सफल हुआ है। द इंग्लिश पार्लियामेंट which has seized power from the monarchy in 1688 at the end of a protracted conflict was the instrument through which a nation state with England and its center came to be forged.
The English Parliament, which had seized power from the monarchy in 1688. इंग्लिश पार्लियामेंट ने 1688 में मोनार्की से पावर छीन ली थी। कैसे छीनी थी? एक लंबे संघर्ष से, एक लंबे टकराव के बाद में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, इंग्लिश पार्लियामेंट थी, उन्होंने पावर को सीज कर दिया था। किससे? मोनार्ची से, यानी राजतंत्र से पावर को छीन लिया था इंग्लिश पार्लियामेंट ने। कब छीना था? 1688 में, एट द एंड ऑफ ए प्रोट्रैक्टेड कन्फ्लिक्ट, लंबे टकराव के बाद में। was the instrument through which a nation state, और इस पार्लियामेंट के माध्यम से एक नेशन स्टेट्स का निर्माण हुआ। विद इंग्लैंड एट इट्स सेंटर, जिसके मध्य में इंग्लैंड था, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से एक स्टेट नेशंस का निर्माण हुआ, जिसके सेंटर में कौन था? इंग्लैंड था। The Act of Union between England and Scotland that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland. The Act of Union 1707 इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन जो हुआ था 1707 में बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक एक्ट जो हुआ था, एक्ट ऑफ यूनियन, उसके माध्यम से फॉर्मेशन हुआ था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इस एक्ट के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। meant it in effect that England was able to impose its influence on Scotland. इससे इंग्लैंड स्कॉटलैंड के ऊपर अपना डोमिनेंस जमा पाया, यानी व्यवहार में जो है वो इंग्लैंड जो है उसका स्कॉटलैंड के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस हो गया इस एक्ट के माध्यम से। The British Parliament was henceforth dominated by its English members. इसके बाद में इंग्लिश पार्लियामेंट में जो इंग्लिश मेंबर्स थे उनका डोमिनेंस बढ़ा, उनका प्रभुत्व बढ़ा, उनका दबदबा बढ़ा। The growth of a British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. The growth of a British identity meant, यानी एक ब्रिटानी पहचान के विकास का मतलब ये था, द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी, ब्रिटिश आइडेंटिटी की ग्रोथ का मीन्ट ये था कि स्कॉटलैंड की जो खास कल्चर है और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है को एक सिस्टेमेटिकली सप्रेस किया गया, उसको दबाया गया। ब्रिटिश आइडेंटिटी का ये मतलब है कि स्कॉटलैंड की जो संस्कृति है, स्कॉटलैंड के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उनको योजनाबद्ध तरीके से जो है सप्रेस किया गया। द कैथोलिक clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible
repression whenever they attempt to assert their independence. The Catholic Cranes, स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को एक्सप्रेस करने का प्रयास किया, उन्हें दमन का सामना करना पड़ा, उनको रिप्रेशन का सामना करना पड़ा, टेरिबल रिप्रेशन का सामना करना पड़ा। जब भी उन्होंने अपनी आज़ादी को एक्सप्रेस करने का प्रयास किया, जो कैथोलिक थे, कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने की कोशिश की, तो उनको टेरिबल रिप्रेशन का सामना करना पड़ा। द स्कॉटिश हाईलैंड्स वर forbidden to speak their Gaelic language or wear their national dress, and large number were forcibly driven out of their homelands. इसके अलावा the Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language. इसके अलावा स्कॉटिश हाईलैंड्स के पीपल को अपनी गैलिक भाषा जो थी उसको बोलने की भी मनाही थी, फॉरबिडन था, फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे उनको फॉरबिडन था टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, उनकी जो गैलिक लैंग्वेज थी, उनकी जो गैलिक भाषा थी उसको बोलने की मनाही थी। और इसके अलावा वियर देयर नेशनल ड्रेस, उनकी जो नेशनल ड्रेस थी उसको वियर करने की भी उनको मनाही थी। एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड्स, और इसके अलावा उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना जो नेशन था, अपना जो होमलैंड था, उसको छोड़ने के लिए उनको मजबूर किया गया। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट, आयरलैंड का भी ऐसा ही हश्न हुआ या ऐसा ही उसका भी रिजल्ट हुआ। इट वाज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। ये आयरलैंड जो था वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में बटा हुआ था। ये जो नेशन था आयरलैंड, ये आयरलैंड कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, दो धार्मिक गुट थे उनमें ये बटा हुआ था। कौन? आयरलैंड। आयरलैंड जो था वो डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, दो भागों में जो है ये बटा हुआ था। The English helped the Protestants of Ireland to establish their dominance over a largely Catholic country. English helped, अंग्रेजों ने आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट्स थे, आयरलैंड के जो प्रोटेस्टेंट थे, प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले जो बहुसंख्यक कैथोलिक थे, उनको हेल्प किया, देश पर अपना डोमिनेंस बढ़ाने में सहायता की। इंग्लिश जो थे, ब्रिटिश जो थे, उन्होंने हेल्प किया प्रोटेस्टेंट की ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लार्जली, यानी बड़े पैमाने पर अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड की मदद की। कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड, और इसके अलावा ब्रिटानी प्रभाव के विरुद्ध जो कैथोलिक विद्रोह हुए उनको रिप्रेस कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। यानी जो कैथोलिक विद्रोह जो हुए थे, प्रोटेस्टेंट की उन्होंने हेल्प की थी, इसके विरुद्ध कैथोलिक रिवोल्ट्स हुए, तो कैथोलिक रिवोल्ट्स को उन्होंने जो है सप्रेस कर दिया। After a failed revolt led by Wolfe Tone and his United Irishmen, 1798, Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom
in 1801 after a failed revolt. वॉल्फ टॉन और उसके यूनाइटेड आयरिश मैन जो 1798 में हुई थी, उनकी लीडरशिप में हुए असफल विद्रोह के बाद में जो इनका रिवोल्ट जो था वो फेल हो गया था। तो असफल विद्रोह के बाद में 1801 में आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया, इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। 1801 को इसको जो है फोर्सिबली जो है यूनाइटेड किंगडम में इसको आयरलैंड को शामिल कर लिया गया। A new British nation was forged through the propagation of a dominant English culture। एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, एक न्यू इंग्लिश, एक न्यू ब्रिटिश नेशंस जो है उसका निर्माण हुआ, जिस पर जो ब्रिटिश कल्चर थी, इंग्लिश कल्चर थी, उसका डोमिनेंट था। द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों जो सिंबल्स थे, द ब्रिटिश फ्लैग, ब्रिटानी झंडा, यूनियन जैक, जिसको यूनियन जैक कहा जाता है, जो ब्रिटिश फ्लैग है यूनियन जैक, द नेशनल एंथम, इसके अलावा जो नेशनल एंथम था जिसका नेम था गॉड सेव ओवर नोबल किंग। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ब्रिटेन का जो नेशनल फ्लैग था, ब्रिटिश फ्लैग था, यूनियन जैक था, द नेशनल एंथम जो था गॉड सेव ओवर नोबल किंग, ये उनका नेशनल एंथम था। द इंग्लिश लैंग्वेज, और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड, इनको एक्टिवली प्रमोटेड किया गया। एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर इन दिस यूनियन, और पुराने राष्ट्र इस संघ में जो है वो केवल पार्टनर्स के रूप में या सहयोगी के रूप में ही जो है रह गए। न्यू वर्ड्स आया है एथनिक, तो हमने आपको बताया था जाति संबंधी, नर जातीय या जाति संबंधी, रिलेटर्स टू ए कॉमन रेशियल, ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिनल और बैकग्राउंड दैट ए कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विद ए क्लेम्स, यानी एक साझा नस्ली, रेशियल, ट्राइबल्स जनजातीय, कल्चर सांस्कृतिक, ओरिजिन उद्गम, और बैकग्राउंड दैट ए कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विद और क्लेम्स, या फिर पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मान लेता है, उसको हम कहते हैं एथनिक। नेक्स्ट है विजुअलाइजिंग द नेशन, राष्ट्र की दृश्य कल्पना, विजुअलाइजिंग द नेशन, एक राष्ट्र की कल्पना जो है कैसे की जा सकती है वो हम देखते हैं। While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, किसी शासक को एक चित्र या एक पोर्ट्रेट के रूप में अभिव्यक्त करना आसान होता है। While it is easy enough to represent a ruler, रूलर को रिप्रेजेंट करना जो है इजी होता है, इसके द्वारा थ्रू ए पोर्ट्रेट और ए स्टेचू या पोर्ट्रेट के रूप में उसको व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना आसान होता है। हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग ए फेस टू ए नेशन, किंतु एक राष्ट्र को जो है हम फेस कैसे दे सकते हैं, एक राष्ट्र को फेस कैसे दिया जा सकता है, वो हम देखते हैं। Artists in the 18th and 19th centuries found a way out by personifying a nation. Artists in the 18th and 19th century, 18th and 19th century में कलाकारों ने
आर्टिजन्स ने क्या किया, राष्ट्र का मानवीकरण किया। उन्होंने जो है क्या किया, पर्सोनिफाइंग किया ए नेशन, नेशन को पर्सोनिफाइंग करके इस प्रश्न को हल किया कि हम किसी भी राष्ट्र को जो है फेस कैसे दे सकते हैं, किसी राष्ट्र का, किसी राष्ट्र को चेहरा हम कैसे दे सकते हैं। तो कलाकारों ने क्या किया, इसको पर्सोनिफाइंग करके इस प्रश्न को हल किया। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, they represented a country as if it were a person। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो उन्होंने एक देश को इस प्रकार जो है रिप्रेजेंट किया, चित्रित किया, रिप्रेजेंट किया। नेशन वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स। उस समय नेशंस को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था, फीमेल फिगर्स में उसको जो है उसको पेश किया जाता था नेशंस को। उस समय जो है राष्ट्र को फीमेल फिगर के रूप में ज़्यादा प्रस्तुत किया जाता था। द फीमेल फॉर्म दैट वाज chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life। राष्ट्र को व्यक्ति के रूप में पेश करते हुए जिस नारी रूप को चुना गया, वो असली जीवन में कोई रियल महिला नहीं थी, पार्टिकुलर वुमेन नहीं थी। यानी जिस महिला फीमेल फिगर को राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया गया, वो कोई पार्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ में नहीं थी। असली जीवन में कोई खास महिला नहीं थी जिसको राष्ट्र के रूप में चिन्हित किया गया। रादर इट sought to give the substract idea of the nation a concrete form। ये तो केवल राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया, कंक्रीट फॉर्म दिया गया नेशन को। दैट इज द फीमेल फिगर बिकम एन एलिजरी ऑफ द नेशन। यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। जो फीमेल फिगर थी वो क्या बन गई, बिकेम एन एलिजरी। एलिजरी कहते हैं रूपक, किसी को भी इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट के रूप में, सिंबल के रूप में लेते हैं तो हम उसको रूपक कहते हैं, एलिजरी कहते हैं। तो नारी की छवि जो है वो राष्ट्र का रूपक बन गई। यू विल रिकॉल, आपको ये रिकॉल होगा that during the French Revolution artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and republic। आपको ये रिकॉल होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के दौरान आर्टिजन्स ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए किसका यूज किया, उन्होंने जो है फीमेल एलिजरी को ही यूज किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के दौरान, लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक के रूप में। लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक को यूज करने के लिए जो आर्टिजन्स थे, जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के दरमियान फीमेल एलिजरीज को यूज किया था। दीज आइडियल्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। इनको जो रिप्रेजेंट किया गया था थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, या तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के द्वारा या सिंबल्स के द्वारा इनको रिप्रेजेंट किया गया था। एज यू वुड रिमेंबर, जैसा कि आपको याद होगा, द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप or the broken chain, while justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of wing scales। ये आपको
वुड रिमेम्बर, याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक रेड कैप या फिर टूटी हुई जंजीर, द ब्रोकन चेन, द ब्रोकन चेन, एक तो रेड कैप और टूटी जंजीर, ये स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया। और इन सब को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीक के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर जो है पट्टी बंधी हुई है और इसके अलावा वे विंगिंग स्केल्स, तराजू हाथ में लिए हुए हैं। तो ये जो है इंसाफ के रूप में इस महिला को जो है प्रतीक के रूप में दर्शाया हुआ है। सिमिलर फीमेल एलर्जीज वर invented by artists in the 19th century to present the nation। इसी प्रकार के नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19th सेंचुरी में किया था। इन फ्रांस में सी वाज christened Mary, a popular Christian name which underline the idea of a people's nations। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम क्रिश्चियन मैरी, क्रिश्चियन मारियान, मारियान नाम दिया गया था, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया था, अंडरलाइन किया था। विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ ए पीपल्स नेशंस, जिसने जन राष्ट्र के विचार को अंडरलाइन किया था। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। उसके चिन्ह भी क्या थे? द रेड कैप, द ट्राई कलर, द कोकडे, ये उसके चिन्ह थे, स्वतंत्रता और गणतंत्र। इसके अलावा लाल टोपी, तिरंगा और कोकडे, जिसको हम कलंगी कहते हैं। स्टेच्यूज ऑफ मैरियाने वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल symbols of unity and to persuade them to identify with it। स्टेच्यू ऑफ मैरियाने, मारियान की स्टेच्यू जो है इरेक्टेड की गई इन पब्लिक स्क्वायर्स। जो पब्लिक स्क्वायर्स है, जो चौराहे है, जो सार्वजनिक चौक है, वहां पर उनको इरेक्टेड किया गया टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी, ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद रहे। एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट, और इसके अलावा लोग उससे जो है उससे जो है वो संपर्क रख सके। टू परसुएड देम, परसुएड कर सके उसको, उससे लगाव रख सके। मारियाने इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। इसके अलावा मारियान की इमेज को सिक्कों के ऊपर, डाक टिकटों के ऊपर अंकित की गई। इसके अलावा जो कॉइन्स थे, स्टैम्प्स थे, उनके ऊपर भी इसको मार्क किया गया। सिमिलरली, इसी प्रकार से जर्मेनिया बिकेम द एलर्जी ऑफ द जर्मन नेशन। जर्मेनिया जर्मन नेशंस का एलर्जी बन गई, रूपक बन गई। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जर्मनिया wears a crown of oak leaves as the German oak stands for heroism। तो जर्मन नेशंस में भी जर्मेनिया जो ओक लीव्स है, बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है। ये ओक जो ट्री है उसकी लीव्स को पहनती है, क्योंकि जर्मन जो है वो
ओक को वीरता का प्रतीक मानते हैं। उनके अनुसार जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है, इसलिए जर्मन की जो ओक लीव्स जो है उसको जर्मेनिया वियर्स ए क्राउन, अपने सिर के ऊपर धारण करती है। एलेजरी, एलेजरी का मतलब होता है रूपक, किसी भी रूप में उसको प्रस्तुत करना। When an abstract idea, for instance greed, envy, freedom, liberty, is expressed through a person or a thing, जब किसी अमूर्त विचार को, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, जैसे बताया है, फॉर इंस्टेंस ग्रीड लालच, एनवी ईर्ष्या, फ्रीडम स्वतंत्रता, इसके अलावा लिबर्टी मुक्ति, इनको किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है तो हम उसको एलिजरी कहते हैं। एन एलिजरिकल स्टोरी हैज टू मीनिंग्स, एक रूपात्मक कहानी के दो अर्थ हो सकते हैं, वन लिटरल एंड वन सिंबॉलिक। एक लिटरल हो सकता है, शाब्दिक हो सकता है, और एक सिंबॉलिक हो सकता है, यानी प्रतीकात्मक जो है इसका अर्थ हो सकता है। फ्रेंड्स, आज हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, इसके बारे में हमने पढ़ा, और विजुअलाइजिंग द नेशन, इस टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।